नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग असंक्रामक रोगों के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। असंक्रामक रोग में हमारे पास में अगला बीमारी है जो है अपने पास में कौन सा, एलर्जी। और लेटेस्ट टेक अ बैकग्राउंड चेंज करेंगे हम लोग इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे एलर्जी के बारे में। पहला वीडियो जो असंक्रामक बीमारी के ऊपर बनाया मैंने वो कैंसर के ऊपर था पूरा। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एलर्जी के बारे में। तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास में आ रहा है वो है कौन सा बीमारी, एलर्जी। तो एलर्जी पे बातचीत कर लेते हैं हम लोग। एलर्जी क्या है, एलर्जी के ऊपर चर्चा करें अगर अपन, तो एलर्जी संयोजी उत्तक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामीन और सीरोटिनिन के निकलने से उत्पन्न होती है। ठीक है, पहले तो बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाद में आऊंगा मास्ट सेल्स के ऊपर। पहली चीज मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूं एलर्जी के बारे में कि कुछ बाह्य प्रतिजन के प्रति हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी उत्पन्न होती है। बाह्य प्रतिजन का मतलब हो गया एलर्जी के जो कारक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एलर्जी के कारक जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जन का नाम देते हैं। एलर्जी के कारक को हम लोग कहते हैं एलर्जन। क्या कहते हैं, एलर्जन। बाह्य कारक होते हैं, बहुत सारे कारक अभी बताऊंगा आप लोगों को। ये एलर्जन जब हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, कहां पे प्रवेश करेंगे, शरीर में प्रवेश करते हैं। ये एलर्जन जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, संयोजी उत्तक में उपस्थित हमारे बॉडी के अंदर क्या है, संयोजी उत्तक तो भरा पड़ा है। संयोजी उत्तक से में कौन सी सेल होती है, मास्ट सेल। कौन सी सेल, मास्ट सेल। मास्ट सेल से क्या चीज का स्त्रावण होता है, हिपेरिन व हिस्टामीन का स्त्रावण होगा। क्या होता है, हिस्टामीन का स्त्रावण होता है। हिपेरिन व हिस्टामीन का, सॉरी हिस्टामीन और सेरोटोनिन होगा, हिपेरिन नहीं होगा इसके अंदर। हिपेरिन को मैंने गलत बता दिया है, हिपेरिन को हटा दीजिए, यहाँ पे सीरोटिनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरोटिनिन। तो यहाँ पे दो चीजों का स्त्रावण हो गया कि एलर्जी में क्या हो गया आपके पास में, कारक जो रहेगा वो एलर्जन रहेगा, शरीर में प्रवेश करेगा, संयोजी उत्तक की मास्ट सेल होगी। मास्ट सेल क्या करेगी, सीरोटिनिन और हिस्टामीन को क्या करेगी आपके पास में, सिक्रीट करेगी। किसको, सीरोटिनिन और हिस्टामीन को सिक्रीट करेगी। ठीक है, ये सीरोटिनिन और हिस्टामीन जो है आपके पास में क्या करता है, एलर्जी को पैदा करने का कार्य करता है। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हम लोगों को, जिससे उत्पन्न होगी। वर्तमान में एलर्जी रोग मानव में सबसे सामान्य हो गया है। इस रोग से में शरीर के कुछ रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रति अति संवेदनशील हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, अति संवेदनशीलताएं उत्पन्न हो जाती है। तो अति संवेदनशीलताएं जो होती है हमारे पास में किसके प्रति, कुछ रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रति। तो एलर्जन में अपने पास में, यानी एलर्जी में क्या होगा आपके पास में, कुछ रासायनिक व भौतिक कारकों के प्रति हमारा शरीर अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या चीज करता है, अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। एलर्जी में अपने पास में ये चीज आती है, अंडरस्टैंड ना। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा इसके अंतर्गत। अब जो रासायनिक भौतिक पदार्थ या जो एलर्जी को कॉज करते हैं उनके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। उनको क्या कहते हैं हम लोग, एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जन। ये बाह्य कारक होते हैं रे, क्या होते हैं, बाह्य कारक होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ पदार्थ हो सकता है, कोई दवाइयां हो सकती है, धूल हो सकती है, पुष्प हो सकते हैं। एक दो लिख देता हूं, कोई पदार्थ हो गया, कभी किसी को किसी दवाई के प्रति भी, दवाइयां होगी, दवाइयों के प्रति भी एलर्जी हो सकती है, धूप हो सकती है। ठीक है, धूल भी हो सकती है। ये धूप कोई कारक नहीं है, लेकिन धूप की वजह से भी कई लोगों को एलर्जी पैदा होती है। ठीक है, कुछ पुष्प हो सकते हैं, किसी तरह की कोई गंध हो सकती है, कोई परागकण हो सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें हो सकती है, कोई खाद्य सामग्री हो सकती है। तो बहुत सारे एलर्जन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एलर्जी पैदा हो सकती है। इन सब के प्रति क्या होता है, शरीर अति संवेदनशीलता उत्पन्न करते हैं। ऐसे कारकों को अपन क्या कहेंगे, एलर्जन कहेंगे। तो एलर्जन जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है और इसके अगेंस्ट में क्या बनाता है आपके पास में
प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडी को फॉर्म करता है इनके अगेंस्ट में। किनके अगेंस्ट में? इन एलर्जन के अगेंस्ट में IgE एंटीबॉडी को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है? IgE एंटीबॉडी को फॉर्म करता है। एलर्जी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं भैया? कभी किसी को एलर्जी हो, नाक बहने लग जाती है, छींकें आने लग जाती है, ठीक है, और मतलब नाक से पानी आने लग गया, आंखों से पानी आने लग जाएगा, तो वो चीज कई बार रेडनेस आने लग जाती है पूरी, तो वो क्या होते हैं आपके इसमें एलर्जी के लक्षण होते हैं। एलर्जी के लक्षण में बहती नाक आती है, छींकना, खांस लेना, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। ये रोग सामान्यतः उन लोगों में ज्यादा होता है जिनके अंदर क्या होती है? प्रतिरक्षा की कमी होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है उनका वीक होता है, उनके अंदर ये चीज हो सकती है, ठीक है। और ये रोग जो है वो वंशागत भी हो सकता है कि हाँ यार ये तो मेरे पापा को भी उससे एलर्जी थी, मेरे को भी उससे एलर्जी है, मेरे दादा को भी उससे एलर्जी थी, तो वंशागत भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वंशागत भी हो सकता है। तो एलर्जी का ये भी बात याद रखेगा। ये दूसरी असंक्रामक बीमारी के बारे में मैंने बातचीत की है। तीसरी असंक्रामक बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, वो है अस्थमा या दमा, ठीक है। क्या आ रहा है आपका? अस्थमा या दमा के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक बार मैं अस्थमा या दमा को मैं श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा चुका हूं, मेरे श्वसन तंत्र के वीडियो में भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पे आपके पास में क्या आएगा? अस्थमा या दमा। अस्थमा या दमा के अंदर क्या होता है? दमा फुफ्फुसीय अवरोध का एक उदाहरण होता है। इसमें ब्रोंकायोल्स के अंदर क्या होता है? संकोचन होता है। मतलब अस्थमा ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्रोंकायोल्स, अगर आपको याद हो, श्वसनिकाएं जो फेफड़ों के अंदर प्रेजेंट होती है, उनके अंदर क्या होता है? संकुचन होता है, ठीक है। तो ब्रोंकायोल्स में संकोचन की वजह से होता है ये। ब्रोंकायोल्स में संकुचन के कारण उत्पन्न, ठीक है। क्या होता है? ब्रोंकायोल्स में संकुचन के कारण क्या होता है? अस्थमा या दमा उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति को क्या होगी? श्वास लेने में कठिनाई होगी। श्वास लेने में कठिनाई होती है। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, अस्थमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे श्वसन तंत्र का वीडियो जरूर देखें। यहां पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं। मेरे श्वसन तंत्र के वीडियो में जरूर जाके देखिएगा। जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो सीटी बजने की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? सीटी बजने की आवाज आती है। तो यह भी क्या होता है? अस्थमा या दमा का ही लक्षण होता है। श्वास के कारण क्या होता है कि खांसी, वीजिंग, ये सब इसके लक्षण होने लग जाते हैं। 30 वर्ष से कम के आयु के व्यक्तियों को श्वास एलर्जी अति सुग्राहिता के कारण होती है। यानी कि मतलब समझ लो, अस्थमा का एक कॉज है एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी या एलर्जन जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? एलर्जन के कारण। किसके कारण आ जाएगा? एलर्जन के कारण। एलर्जी एलर्जन के कारण क्या होता है? आपके पास में उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अधिक आयु के व्यक्तियों में, श्वास वायु में नॉन एलर्जी उत्तक धूल, धुएं आदि के कारण भी हो सकता है। सिंपल सी चीज है, एलर्जी की एलर्जन के कारण सबसे ज्यादा अस्थमा होता है। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखना होगा, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होगी इसके अंतर्गत। अब मैं बात करता हूं इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। रोगी की त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते बनते हैं। चलिए लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में क्या आ जाएगा? पहला लक्षण, रोगी की त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते बनते हैं। क्या बनते हैं? लाल रंग के चकत्ते बनते हैं। दूसरा क्या होता है आपके पास में? रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। पहले ही बता रखा हूं, श्वास में कठिनाई होगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? श्वास में कठिनाई आ जाएगी। तीसरा क्या कारण हो सकता है इसके अंतर्गत आपके पास में? तीसरा, त्वचा पर खुजली होने लगती है। तीसरा लक्षण बता देता हूं, त्वचा पर खुजली। चौथा क्या हो सकता है आपके पास में? चौथा इसके अंदर आपके पास में होता है जुकाम हो सकता है, ठीक है। रोगी को जुकाम होता है, बार बार छींकें आती है। रोगी को जुकाम होगा। क्या होगा? जुकाम। और बार बार क्या आएगी? स्नीजिंग होगी, यानी छींकें आएगी। रोग से बचाव के लिए उन सब वस्तुओं से बचना चाहिए जिससे एलर्जी होने का खतरा है या जिससे किसी व्यक्ति को एलर्जी हो है। मतलब पहले से ही एलर्जी है, मान लीजिए पोलन ग्रेन है, परागकण से एलर्जी है और आप कंटिन्यू उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको अस्थमा हो सकता है,
ठीक है ना, याद रखना। तो बचाव इसका यही है कि एलर्जेंस के कांटेक्ट में ना आए, एलर्जेंस जो एलर्जी को कॉज करते हैं, ठीक है। और एलर्जी के इलाज से पूर्व यह निर्धारित करना जरूरी होता है कि आपको कौन कौन से पदार्थों से एलर्जी है, तब जाकर के आप उसकी एंटी हिस्टामिन टेबलेट दी जाती है। क्योंकि एलर्जी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को कि मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। हिस्टामिन किसका? हिस्टामिन का। हिस्टामिन जो है आपके पास में वो क्या करता है? एलर्जी को कॉज करता है। तो हम लोग दवाई कौन सी देंगे? एंटी हिस्टामिन टेबलेट दी जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है कि एलर्जी से बचा जा सकता है, ठीक है। और एड्रेनलिन और स्टीरॉइड से भी हम लोग लक्षण को कम कर सकते हैं, जो भी लक्षण है उनको कम किया जा सकता है। तो व्हाट अबाउट द उपचार? उपचार आपके पास में आ गया क्या? उपचार आ गया आपके पास में एंटी हिस्टामिन टेबलेट को देना होगा। किसको? एंटी हिस्टामिन टेबलेट को यहां पे देना होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ऑलराइट, तो अगर मैं नॉर्मल लिख देता हूं यहां पे, उपचार के अंतर्गत आपके पास में एक तो आपको एंटी हिस्टामिन टेबलेट देनी है, और क्या दे सकते हो आप इसके अंदर? एक तो एंटी हिस्टामिन आ गया, एंटी हिस्टामिन के अलावा स्टीरॉइड दे सकते हो। क्या दे सकते हो? स्टीरॉइड दे सकते हो, एड्रेनलिन दे सकते हो, ताकि क्या हो, सिम्टम्स कम हो जाए एक बार। तो ये आपके पास में मेन रहेगा, ठीक है। बचाव आपको बता ही दिया है, एलर्जन से दूर रहना है, एलर्जी कॉज करने वाले सब्सटेंसेस से दूर रहना है, ये आपके पास में आ जाएगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? अगली बीमारी है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन, इसके बारे में भी मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर बता चुका हूं। हाइपरटेंशन मतलब हो गया आपके पास में अति रक्तदाब, यानी बीपी की प्रॉब्लम जिसको अपन कहते हैं वो यही है, अति रक्तदाब। पहला और मुख्य कारण इसका यही है, टेंशन। टेंशन से क्या होता है? बीपी बढ़ता है। क्या होता है? टेंशन से बीपी बढ़ता है, ठीक है। रक्त क्या होता है? एक विशेष दाब पे बहता है। जैसे अगर अपने पास में मान लो यहाँ पे अपने पास धमनी है या सीरा है, धमनी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये है धमनी। धमनी मतलब हो गई आर्टरी। अब इस धमनी के अंदर रक्त जो बह रहा है ये एक पर्टिकुलर दाब पे बह रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर इसका दाब फिक्स होता है, ठीक है। मतलब इसी दाब पे क्या हो रहा है, ये बहेगा। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से धमनी के दाब में वृद्धि हो जाती है, मतलब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है कोई ना कोई कारण से। नॉर्मली जो प्रेशर से चल रहा है वो 80-120 से चल रहा है, mmHg आपने सुना होगा। 80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, 120 सिस्टोलिक होता है। ये सब आपको मैंने जानकारी दी है परिसंचरण तंत्र के अंदर, वहां पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। लेकिन कुछ विशेष कारणों में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे हृदय के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हृदय यानी हृदय जब संकुचन होता है, हृदय के अंदर क्या होता है? संकुचन होता है। तो उस समय पे यहाँ पे धमनी का जो दाब होता है वो होता है 120 mmHg, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और एक होता है आपके पास में हृदय का, क्या हो रहा है आपके पास में? शिथिलन हो रहा है। क्या हो रहा है? शिथिलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपके पास में, उस समय पे जब हृदय का शिथिलन होता है, आपको हृदय चक्कर पूरी जानकारी दिया है, रक्त परिसंचरण तंत्र जरूर देखिएगा आप लोग वहां पे, ठीक है। 80 mmHg अगर हमारे पास में आया ये, तो ये होता है आपके पास में डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है आपके पास में? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हृदय के संकुचन के समय धमनी का दाब 120, शिथिलन के समय 80 हो गया। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे जो चीज होती है आपके पास में वो जरूर अच्छे से ध्यान लगाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ विशेष कारण, मुख्य रूप से टेंशन वेंशन लेते हैं उस समय पे क्या होता है कि ये जो दाब होता है वो कंटिन्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। ये हो जाता है 140/100 तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये मेनली आपके पास में बीपी बढ़ता है 140 तक पहुंच जाएगा सिस्टोलिक, और कंटिन्यूसली 140/90, ज्यादातर 90 देखते हैं, 100 तो ज्यादा हो गया, 140/90 आ रहा है, 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक, कंटिन्यूसली बार बार यही प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति किसका शिकार है? हाइपरटेंशन यानी बीपी का शिकार है। समझ रहे हो? ब्लड प्रेशर की उसको क्या है? प्रॉब्लम है। ये बात भी दिमाग में रखना होगा, अंडरस्टैंड। तो ये बीपी का प्रॉब्लम को कॉज करता है, ये चीज टेंशन की वजह से ये चीज होती है। सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है? टेंशन की वजह से होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। उसके अलावा बीपी के बढ़ने की वजह से क्या क्या चीज हो सकती है? अतिरिक्त ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यू बना रहे तो हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है।
ठीक है, क्या क्या हो सकता है आपके पास में? बीपी अगर कंटिन्यू बना रहे तो पहली चीज इसकी वजह से क्या हो सकती है? हार्ट फेलियर, कई बार हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ब्रेन के अंदर ब्लड का थक्का जम जाना। और तीसरा है किडनी डैमेज हो सकती है। क्या हो सकती है? किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये 3 मेन बीपी के नुकसान है, बीपी होने की वजह से ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए अगली बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगली बीमारी आ रही है संक्रामक रोग में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सारी बीमारियां मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा आपके पास में? हृदय को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी धमनी होती है उसके अंदर क्या होता है आपके पास में? क्लॉट जम जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? क्लॉट जम जाता है। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने मायोकार्डियल इन्फेक्शन को पढ़ाया है कि क्लॉट हो जाए तो क्या चीज, स्टंट कैसे लगते हैं, सब चीजें मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र के वीडियो में बताई है आप लोगों को। यहाँ पे फिर से मैं कहूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। मेन तो कोरोनरी धमनी में रुधिर की आपूर्ति कम हो रही है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो हृदय है, यानी कि ये हृदय है, हृदय को जो ब्लड सप्लाई करती है, क्या करती है? ब्लड की सप्लाई। ये ब्लड की सप्लाई हो रही है, हृदय को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसका नाम आपके पास में क्या है? कोरोनरी आर्टरी है। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपके पास में क्या चीज होती है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपके पास में ब्लड जा रहा है। कहा जा रहा है? ब्लड। और ब्लड को कहां पहुंचना है? हृदय में पहुंचना है। और यहां क्या आ गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ गई। लो, ये धक्का जम गया बीच में। तो जितनी मात्रा के अंदर ब्लड पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा के अंदर हृदय तक पहुंच नहीं रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गई आपके पास में? ब्लड की कमी हो गई। ठीक है, अब यहां पे रुधिर पहुंचेगा नहीं, तो रुधिर पहुंचेगा नहीं तो हृदय के मसल के अंदर, यानी हृदय क्या है? पेशीय अंग है, आप जानते हैं पेशीय अंग है। तो जब तक हृदय की पेशी को ब्लड नहीं मिलेगा तो हृदय की पेशी को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? भाई सर, ब्लड और ऑक्सीजन का क्या लेना देना है? तो है तो सही ना बेटा, क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है बहुत ही अच्छी तरीके से कि जो ब्लड है हमारे पास में वही क्या करता है आपके पास में? ऑक्सीजन को कैरी करवाता है हीमोग्लोबिन की मदद से। तो जब हृदय की पेशी को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कैसे प्रॉपर मिलेगी? जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो हृदय की पेशियां काम नहीं कर पाएगी, और अगर हृदय की पेशियां काम नहीं करेगी तो उस बंदे क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, हृदय की पेशियां काम करना बंद कर देती है। याद रखना इस चीज को। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोरोनरी धमनी के अंदर क्या होता है? रुधिर का थक्का जम जाता है, सबसे मेन चीज है। ठीक है, क्या होता है? रुधिर का थक्का जम जाता है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, वाइको में एथेरोस्क्लेरोसिस उत्पन्न हो सकता है। लक्षण क्या होंगे? सबसे मेन चीज यही होती है, आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा यही जानना होता है, सर लक्षण क्या होंगे? छाती में दर्द होगा भाई, ठीक है, सीने में तीव्र दर्द होगा जो सामान्यतः 30 या इससे भी ज्यादा मिनट तक रहेगा। कितना होगा? चेस्ट पेन फॉर 30 मिनट्स एट लीस्ट। तो सॉरी, अंग्रेजी में लिख दिया है। हृदय में मतलब छाती में दर्द होगा, 30 मिनट या इससे भी ज्यादा पेन रहेगा। दर्द के साथ रोगी को उल्टियां भी आएगी। ठीक है, दर्द के साथ रोगी को उल्टियां आना। क्या होना? उल्टियां आना। ठीक है, ये भी रहेगा, मितली आना, उल्टी आना। उसके अलावा आपके पास में कई बार रोगी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। तो ये किसके पास में था? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक बार फिर से दोहराऊंगा, यदि इस बीमारी को और अच्छे से आपको अगर समझना है और देखना है तो मेरा रक्त परिसंचरण तंत्र के वीडियो में जरूर जाकर के देखिएगा। ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को, वहां पे एंडिंग में मिलेगा। उसके अलावा अगली बीमारी हमारे पास में वात स्फीति। इसके बारे में मैं श्वसन तंत्र के अंदर बता चुका हूं, वात स्फीति, एम्फाइसीमा। ठीक है, ये भी श्वसन तंत्र के अंदर बात कर चुके हैं हम लोग। ये मुख्य रूप से सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? वायु कुप्पिका जो होती है उसमें जो श्वसनीय सतह होती है, श्वसनीय सतह का मतलब जो गैसेस को एक्सचेंज करती है कि यहां से O2 जाएगा, यहां से CO2 इधर आएगा। ठीक है,
तो इस श्वसनीय सतह पर क्या होता है, धूम्रपान से जो रसायन होते हैं वो यहाँ पे इन श्वसनीय सतह पर जम जाते हैं, जिससे श्वसनीय सतह का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और गैसों के विनिमय में क्या होती है, दिक्कत आती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। धूम्रपान से होने वाला रोग है, इसका मतलब होता है फुफ्फुस में अत्यधिक वायु का होना, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फैल जाता है। मतलब ऐसे बलून है, फुफ्फुस एक तरह का बलून है, एल्वोलाई, उसके अंदर और ज्यादा वायु भरोगे क्या हो जाएगा, फट जाएगा वो एक बार में, और गैसों का विनिमय क्या होता है इसके अंदर, कम होने लग जाएगा। ये भी बात याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा आपको पता है इसके अंदर क्या चीज होगी वातस्फीति के अंदर, और इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो फिर से वही चीज दोहराऊंगा, श्वसन तंत्र के वीडियो में जाकर के जरूर देखें, वहां पे आपको वातस्फीति और भी डिटेल में मिल जाएगा। एम्फाइसेमा बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा के अंदर। सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसेमा। ठीक है, गैसों का विनिमय कम हो जाएगा इसके अंदर, याद रखना। और साथ में कई बार ऐसा भी होता है एल्वोलाई फट भी सकती है। स्मोकिंग के डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है धूम्रपान से कैंसर होता है। ठीक है, तो कैंसर भी कॉज करता है ये लंग्स का कैंसर। फिर आता है आपके पास में 7 नंबर पे बीमारी आती है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जिसको कहते हैं, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट या मोतियाबिंद में क्या होता है, आंखों का वो रोग होता है जो मतलब हमारे देश में बहुत ज्यादा मिलता है। कैटरेक्ट हर बुजुर्ग आदमी को सालों कैटरेक्ट हो जाता है, 50-55 साल के बाद में कैटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो लेंस होता है, ऐसे समझ लो, अगर मारवाड़ी भाषा में समझाऊं या नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो आंखों के आगे जो लेंस है उसके आगे एक है ना झिल्ली आ जाती है। ऐसे घर में जाला नहीं होता, कहीं पे जाला बन जाता है, वैसे ही समझ लो आंखों के लेंस के आगे एक जाला बन जाता है। ठीक है, और लेंस अपनी प्रत्यास्थता को खो सकता है। ठीक है ना, वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि आयु बढ़ती है ना, लेंस जैसे अपने पास भी क्या होता है, एज बढ़ती है, एज के साथ साथ लेंस चपटा होता जाता है। क्या होता जाता है, चपटा होता जाता है। ठीक है, क्या होता है, लेंस चपटा होता जाता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट, जैसे अगर बात करें लेंस, ये है हमारे पास में एक और ये है हमारे पास में एक। ठीक है, अगर फार ऑब्जेक्ट है, दूर है, तो ये लेंस से होकर के गुजर के आगे रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म कर देगा। अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो यहां से जाकर के यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म कर देगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, और ज्यादा चपटा हो गया, तो और ज्यादा चपटा हो गया तो ये लेंस चपटा हो रहा है और ये अपनी प्रत्यास्थता को खो रहा है। आंख में सीलियरी मसल मिलती है जो लेंस को मतलब चपटा बनाती है और छोड़ती है, चपटा बनाती है मतलब ऐसे खींचती है और छोटा बनाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती है लेंस के आकार के अंदर। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या होता है आपके पास में, इसकी प्रत्यास्थता कम हो जाती है और लेंस क्या होता है, अधिक चपटा हो जाता है। किसमें, यहाँ पे किसके साथ में, उम्र के साथ साथ में। ठीक है, और अंत में क्या होता है, अपारदर्शी भी हो जाता है। मतलब मैंने कहा ना आपको कि जब मतलब लेंस के आगे एक झिल्ली आ गई, ठीक है, तो क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया, अब दिख नहीं रहा अंदर से। ठीक है ना, क्या हो जाता है, अपारदर्शी भी हो जाता है, जिसके कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को अपन मोतियाबिंद कहते हैं। सिंपल सी चीज है, लेंस को चेंज कर देता है शल्य चिकित्सा द्वारा। 8-10 मिनट का ऑपरेशन होता है, 15 मिनट में तो रोगी व्यक्ति बाहर आ जाता है। ठीक है ना, पुराने लेंस को निकाल के नया लेंस डाल देते हैं, खत्म हो गई कहानी। बस इतनी तो बात है और कुछ है ही नहीं इसके अंतर्गत, है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा, किसके बारे में, कैटरेक्ट के बारे में बातचीत थी। किसके बारे में थी, कैटरेक्ट के बारे में। अब आता है अपने पास में अगली बीमारी है जो हमारे पास में क्या है, ग्लूकोमा। क्या है, ग्लूकोमा। कहते हैं काला पानी हो गया, काला पानी हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, पूरा ग्लूकोमा बोलते हैं उसको। ठीक है ना, क्या हो रहा है, ग्लूकोमा। आंख का ये रोग भी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो आंख होता है यानी नेत्र होती है, नेत्र के अंदर 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, नेत्र के अंदर कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष। एक होता है जलीय कक्ष जो आगे की ओर होता है, लेंस और क्या नाम है आपके पास में जो कॉर्निया है उसके बीच में रहता है। और एक होता है काचाब कक्ष। क्या होता है, काचाब कक्ष, विट्रस चैम्बर इसको बोलते हैं। ये लेंस और रेटिना के बीच में मिलता है, ज्यादा ये होता है, कम ये होता है। जलीय कक्ष और काचाब कक्ष में और अधिक द्रव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ये तो होते ही है, इन दोनों में अधिक द्रव बढ़ने से क्या होता है, अधिक द्रव भर जाता है या भरने से क्या होता है आपस में, ग्लूकोमा होता है। नेत्र गोलक के जलीय काचाब कक्ष में तरल द्रव भरा होता है। इन द्रव्यों के दबाव से ही नेत्र गोलक की दीवार फैल जाती है और अपने अपने स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है,
मेरी बात समझ रहे हो कि अगर मेरे पास में नेत्र गोलक है, यहाँ पे अगर बात करता हूं मैं, तो अगर मैं यहाँ कह देता हूँ ये कॉर्निया आ गया, तो यहाँ पे जलीय कक्ष है, ये जलीय कक्ष में जलीय द्रव रहेगा, काचाप कक्ष में काचाप द्रव रहेगा। तो इन द्रव की वजह से क्या होता है, ये चैम्बर्स खींचते हैं, मतलब अपने अपने स्तर पे पहुंच जाते हैं, जितना द्रव होता है उसके अनुसार। अब इसमें मैं और ज्यादा द्रव डाल दूंगा तो सोचो क्या होगा, ये और खींचेगा तो क्या होगा, ग्लूकोमा होगा। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यदि इनमें अधिक मात्रा में द्रव हो जाता है तो इन पे दबाव बढ़ता है। ठीक है, मतलब किन पे दबाव बढ़ता है, इधर दबाव पड़ रहा है, इधर दबाव पड़ रहा है, इधर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें फ्लूइड ज्यादा हो गया है। बस इसी प्रेशर को कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ज्यादा होने से क्या होता है, ग्लूकोमा को वो कॉज करता है। ठीक है ना, याद रखना, इस रोग में दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब कि रेटिना जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जिससे अंधापन हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, अंधापन हो जाता है। ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो क्यों होता है ये चीज, क्योंकि काचाप द्रव्य और क्या होता है, जलीय द्रव्य अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, इनकी भित्तियों पर दबाव पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनके चैम्बर्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और वो कॉज करता है ग्लूकोमा को। चलिए, पाठ की अंतिम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, भेंगापन। भेंगापन, अरे सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं बाडा। ठीक है, याद रखना रे। ठीक है, भेंगापन में क्या होता है कि ये कई मनुष्यों में पाया जाता है। ये क्या होता है, आंख की पेशियों की वजह से होता है। आंख में 10 पेशियां पाई जाती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती है, मतलब पेशी की वजह से हो रहा है। पेशी की वजह से वो क्या हो रही है, आंखें यूं ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज होता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ये दोष नेत्र पेशियों के कारण होता है। 6 नेत्र पेशियां नेत्र को नेत्र कोटर के अंदर घुमाती है। कितनी पेशियां, 6 मसल्स होती है मेनली, वैसे तो 10 होती है, 6 मसल होती है। वो नेत्र को नेत्र कोटर के अंदर घुमाती है, मतलब इसके अंदर घुमाएगी, ऐसे 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 घुमा रही है, नेत्र को नेत्र कोटर के अंदर घुमाती है। ठीक है, 6 मसल्स होती है और इनमें से अगर एक पेशी का भी कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती है, छोटी या बड़ी हो जाती है, तो नेत्र कोटर में कुछ झुका हुआ दिखाई देता है। कौन, नेत्र। मतलब अगर एक भी मसल डैमेज हो रही है तो नेत्र क्या है, नेत्र कोटर के अंदर ऐसे यूं झुकी हुई रह जाएगी। क्या रह जाएगी, झुकी हुई रह जाएगी। बस इसी को अपन क्या कहते हैं, भेंगापन कहते हैं। क्या कहते हैं, भेंगापन कहते हैं। इस दोष को शल्य चिकित्सा द्वारा कुछ हद तक दूर किया जा सकता है, पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, पूर्ण रूप से दूर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है इसको। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो कितनी पेशियां होती है, 6 मसल होती है। ये मसल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेत्र को नेत्र कोटर में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेत्र को नेत्र कोटर में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अंडरस्टैंड, ये बात दिमाग में रखना है। अब हमारे पास में इसके अंतर्गत क्या आता है, असंक्रामक रोग हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिए। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, असंक्रामक रोग कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने। असंक्रामक रोग में पहले नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, कैंसर के बारे में। 2 नंबर पे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, एलर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे 2 नंबर पे, एलर्जी के बारे में। 3 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे दमा यानी अस्थमा के बारे में। 4 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था वात स्फीति के बारे में। वात स्फीति मतलब आपके इसमें एम्फायसीमा के बारे में। 5 पे हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन यानी अति रक्तदाब के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, अति रक्तदाब के बारे में पढ़ लिया। 6 नंबर पे हम लोगों ने इसके अंदर स्टडी की है, वो किसके बारे में पढ़ी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। 7 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा मोतियाबिंद के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, मोतियाबिंद के बारे में। 8 नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, स्टडी कर लिया किसके बारे में, ग्लूकोमा के बारे में। और 9 नंबर पे हमने बात किया किसके बारे में, भेंगापन, यानी कि ये आपके पास में आ गया, भेंगापन के बारे में बात कर लिया। तो यह असंक्रामक रोग हम लोगों ने पढ़े। आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, बहुत ही जबरदस्त है। इस पाठ को हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया है और ये थोड़ा क्या पूरा रटाफिकेशन का थोड़ा चैप्टर रहा है। ये हमारा अंतिम चैप्टर था जूलॉजी का, हमारे पास में जो वर्ष 2020 और 21 के पाठ्यक्रम के अनुसार बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, है ना।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पाठ को पढ़ने के लिए एक तो आपको सारणीबद्ध तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। जो एपेक्स के ऐप के ऊपर नोट्स अपलोड है उसमें सारणीबद्ध तरीके से ही मैंने ये जानकारी दी है। अब आपको एक और बात बता देता हूं, इस पाठ में हमने टोटल 42 बीमारियों के बारे में डिस्कस किया है। 40 से 42 बीमारियों में काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे को एक बार लगभग फिगर याद है, इस हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूं। तो 42 बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी 3 मैं बता रहा हूं, वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। एक है आपके पास में कैंसर, दूसरा है HIV एड्स और तीसरा है मलेरिया। ये 3 तो आपको याद रखनी ही है। इसके अतिरिक्त आप याद रखते हैं तो उसके बाद होता है अमीबाइसिस का नंबर आता है जो प्रोटोजोअल डिजीज है, टाइफाइड का नंबर आता है, निमोनिया का नंबर आता है, इनका नंबर ज्यादा आएगा। अर्थात इस चैप्टर के माध्यम से दूसरे चैप्टर नहीं, इस चैप्टर के माध्यम से इसको नहीं पूछेंगे, इसको भी नहीं पूछेंगे, इसको नहीं पूछेंगे, इसको नहीं, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर्स के अंदर आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से इनको नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कैंसर, एलर्जी में बनने वाला एंटीबॉडी जो अपने पास में आ रहा है, ये सब इन बातों पे छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैंसर पे बड़ा क्वेश्चन बनता है। कैंसर, एड्स और मलेरिया, ये 3 ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर का। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको ध्यान में रखना ही होगा। ऑलराइट, उसके अलावा इसके अंदर आपके पास में जो क्वेश्चन बनता है कि आप संक्रामक और असंक्रामक रोगियों के बीच में, रोग के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, वो आप जानकारी दे सकते हैं इसके अंतर्गत। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को भी आपको यहाँ पे दिमाग में रखना होगा। बाकी क्वेश्चंस को लेकर के मैं एक वीडियो और बना दूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्वेश्चन को लेकर के ही होगा, उसमें अपन क्वेश्चन के बारे में भी बातचीत कर लेंगे। अंडरस्टैंड? तो वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने चैप्टर नंबर हमारे पास में 40 था, उसको फिनिश कर दिया है अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पे हमारा सेक्शन जूलॉजी खत्म हो चुका है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इतना ही रखते हैं हम लोग, यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।